मूवी के स्टार्ट में हमें जंगल में मौजूद एक कैबिन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग एक सीक्रेट ब्लू कलर के ड्रग को तैयार कर रहे होते हैं। इससे पहले कि उनका ड्रग कंप्लीट हो पाता, यहाँ पर स्पेशल डीआई फोर्सेस हमला कर देती हैं और ये खुद को बचाने के लिए उस ड्रग को लेक के पानी में बहा देते हैं। एविडेंस खत्म करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन स्पेशल फोर्सेस देखते ही मौके पर ही मार देती हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और इसके बाद हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर काइल को देखते हैं, जो कि इस वक्त हाई स्कूल में पढ़ती है। आज काइल का अपनी फ्रेंड एलिस के साथ अपने ब्रदर की अस्थियां बहाने के लिए एक स्पेशल रिवर में जाने का प्रोग्राम है, जिसके लिए वो उसे टेक्स्ट कर रही होती है। काइल को अपने भाई की अस्थियां बहाने के लिए यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मेक्सिको जाना है, जहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड एलिस के साथ जाने का फैसला करती है। ये सोच रही है कि ये इसकी लाइफ का बहुत ही अच्छा टूर होने वाला है, जिसमें उसकी फ्रेंड एलिस उसके साथ होगी। एलिस जब उसे लेने के लिए आती है तो पता चलता है कि एलिस ने पैसों की वजह से अपनी गाड़ी सेल कर दी है और जिसे उसने अपनी गाड़ी सेल की है वो एलिस की दोस्त है, लेकिन काइल के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन क्योंकि एलिस ने अपनी गाड़ी उसे सेल कर दी होती है, इसलिए अब वो भी इनके साथ मेक्सिको जा रही है और ये लोग एंजॉय करते हुए कार में मेक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। मलिका जो कि इस वक्त कार ड्राइव कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड सैम उसके साथ है। कुछ फैसले इंसान इस तरह के करता है जैसे उसे तो इन फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सबकी ऐसी की तैसी। मलिका यहाँ पर एक स्ट्रेंज सा फैसला करती है। वो कार ड्राइव करके मेक्सिको जाने की बजाय यहाँ पर एक अनचार्टेड प्लेन बुक कर लेती है। वो जानती है कि काइल को प्लेन से डर लगता है, लेकिन आज तो वो काइल की फिरकी लेकर छोड़ेगी। खैर, ये लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो काइल इस वक्त बिल्कुल खामोश है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी फ्रेंड एलिस और सैम मलिका से कहते हैं कि हम प्लेन पर नहीं जा सकते, हमारी फ्रेंड काइल को हाइट से डर लगता है। अगर तुम कार नहीं चलाना चाहती तो एलिस ड्राइव करेगी, लेकिन हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। मलिका के 2-3 सार्केज्म में जवाब देने की वजह से काइल ये समझती है कि अब मुझे बोलना चाहिए और वो कहती है कि मुझे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता, हम लोग प्लेन पर ही जाएंगे चाहिए कैसा भी है। जबकि इस वक्त हम ये साफ देख सकते हैं कि ना तो ये प्लेन ठीक है और ना ही इसको उड़ाने वाला पायलट इस वक्त पूरे होश में है। इनफैक्ट वो तो यहाँ पर बियर इनके सामने ही पी रहा होता है। अब ये लोग प्लेन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इनके साथ और भी पैसेंजर्स हैं जो कि मेक्सिको जा रहे हैं। कहते हैं कि जब इंसान की किस्मत खराब हो तो वो एक चींटी के काटने से भी मर सकता है। कुछ ऐसे ही हालात हैं इनके। प्लेन पर बैठते ही प्लेन अभी टेक ऑफ ही करता है कि एक शख्स प्लेन में बिजनेस की बातें फोन पर किसी से कर रहा होता है। सारी डील्स आज ही उसने फाइनल करनी है। सबसे पहले काइल उसे मना करती है कि प्लेन में आप फोन नहीं यूज कर सकते, लेकिन वो किसकी सुने, क्लाइंट की या काइल की। इसके बाद बारी बारी सारे पैसेंजर्स उसे मना करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि एक पैसेंजर को इतना गुस्सा आता है कि वो उठ के उसे फोन छीनना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है उसका सर प्लेन के साथ टकराता है। बस यही वो चींटी थी जिसकी पहले मैंने बात की थी। इतनी सी हिट से प्लेन का पूरा मैकेनिज्म हिल जाता है। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रही कि प्लेन क्यों अनकंट्रोलेबली नीचे की तरफ जा रहा है। वो काफी संभालने की कोशिश करते हैं इस प्लेन को, मेडे मेडे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज तो इनका मरना तय है और प्लेन आहिस्ता आहिस्ता से इनके काबू से बाहर होता जा रहा है। सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। हमारा कैमरा भी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है तो अब हम देखते हैं कि काइल अपने ब्रदर के साथ अपने घर पर है, जहाँ पर वो उसे बाइक चलाना सिखा रहा होता है। हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि काइल बचपन से ही अपनी लाइफ को प्रिजर्व करके रखती थी, अपनी लाइफ को जीती नहीं थी। लेकिन उसका भाई काफी कॉन्फिडेंट था, वो काइल को भी जिंदगी जीने के बारे में कहता था। एक दिन
ऐसा हुआ कि काइल का भाई एक चोर को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करता है। अब चोर और काइल का भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, जबकि थीफ के हाथ से गन छूटकर ही नीचे गिर जाती है और वो काइल के सामने गिर जाती है। काइल अगर चाहती और हिम्मत दिखाती तो वो इस वक्त गन उठाकर अपने भाई की जान बचा भी सकती थी, लेकिन काइल जो कि काफी डरपोक थी वो उस वक्त गन नहीं उठाती और काइल का भाई मारा जाता है। इट्स मीन कि अब हम समझ गए कि काइल का भाई भी काइल की बुज़दिली की वजह से मारा गया था। इस वक्त काइल को कोई जोर जोर से आवाजें दे रहा है और जब काइल अपनी आंखें खोलती है तो हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है। पता चलता है कि इस वक्त काइल प्लेन में ही है जो कि क्रैश हो चुका है। इनकी किस्मत इस वक्त तो बहुत अच्छी है कि इन लोगों की जान बच गई, क्योंकि ये प्लेन इस वक्त जिस जगह पर क्रैश हुआ है वो सारी पानी से भरी हुई है। फिल वक्त तो इनकी जान बच गई है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आता है कि जिस जगह पर ये गिर गए हैं ये जगह अमेरिका की सबसे बड़ी वेटलाइन है, जिधर पानी और जंगल एक साथ है। या आप ये समझ लें कि थोड़ी सी खुश्की और फिर पानी, फिर खुश्की और फिर पानी। ये सारा एरिया बहुत बड़ा और विशाल है। इन लोगों ने भी इस जगह के बारे में हजारों मिस्ट्रीज सुन रखी हैं। यहाँ पर बेहद घातक जानवर रहते हैं, लेकिन इस वक्त इनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त अपनी और सब लोगों की जान बचाना चाहते हैं, इसलिए ये सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। इस वक्त इस प्लेन पर जितने लोग सवार थे उनमें से 2 प्लेन के क्रैश होते ही मारे गए, जिसमें एक को पायलट और एक इस लेडी मॉर्ड के हस्बैंड थे, जोई, जो कि इस वक्त जख्मी है। ये भी इनके प्लेन पर सवार थी। काइल उसकी हेल्प करती है उसका ब्लड रोकने में। प्लेन का मेन पायलट जिसका वो प्लेन था इस वक्त अपने को पायलट को ढूंढ रहा है। बाकी लोग उससे कहते हैं कि इस वक्त उसे पानी में अकेला जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जल्द ही रेस्क्यू टीम आती होगी। ऐसा कहने की देर थी और अब जो बात इन सब लोगों को पता चलती है वो काफी टेरिफाइंग है। पता चलता है कि ये प्लेन अनचार्टेड था, जिसे बहुत ही सस्ते में मेलिका ने बुक किया था। वो सिर्फ काइल को टीच करने के लिए प्लेन में ही जाना चाहती थी, लेकिन उसे इस मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं था। अब ये लोग जिस जगह पर गिर गए हैं यहाँ पर इनको कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इस प्लेन में तो ब्लैक बॉक्स भी नहीं था जो कि ऑटोमेटिकली प्लेन के क्रैश होने के बाद टावर्स से कांटेक्ट करता है। और अब इन लोगों को इस पूरे वेट लाइन में से पैदल गुजर कर जाना होगा। इट्स मीन के अब ये लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी इन्हें ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। इन्हें जान बचाने के लिए अब खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा और इन्हें यहाँ से पैदल चलकर ही जंगल से बाहर निकलना है। और इनके रास्ते में बेहद दुश्वारी आने वाली है। इन्हें ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद जानवरों से खुद को बचाना है, बल्कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन्हें जरूरी रिसोर्सेज अपने लिए इसी वक्त इकट्ठा करने होंगे, इसलिए लोग इस काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद मेन पायलट को पानी में तैरता हुआ को पायलट नजर आता है। अब वो बहुत तेजी के साथ अपने को पायलट की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ने लगता है। अभी वो पानी में आधा रास्ता ही किया था कि एक बड़ा सा एलिगेटर पानी से बाहर निकलता है, जो कि को पायलट की बॉडी को अपने मुंह में दबा लेता है। दोस्तों, आमतौर पर एलिगेटर जब अपने जबड़े को बंद करता है तो एक अंदाजे के मुताबिक वो 1000 पाउंड से ज्यादा की फोर्स अपने शिकार पर लगाता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। एलिगेटर जब को पायलट को अपने मुंह में दबाता है तो उसके बाद वो पानी में तेजी से घूमने लगता है और वो को पायलट के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पानी में ब्लड और उसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। काफी टेरिफाइंग सीन था ये। सब लोग खुशकी पे खड़े सिर्फ उसे मरता हुआ देख सकते थे। वो समझ चुके हैं कि अब उन्हें जल्दी जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना होगा और उन्हें पानी में तो बिल्कुल नहीं जाना है। अब ये लोग सब इकट्ठे होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां से प्लेन ने टेक ऑफ किया था। और एलिस जानबूझकर पीछे रह जाती है। उसने यहाँ पर एलिगेटर का नेस्ट देखा था। वो इस नेस्ट को एक्सप्लोर करती है और उसमें से एक अंडा, एक एग उठा लेती है और इसके बाद वो इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। काफी दूर चलने के बाद ये लोग इस वक्त थक चुके हैं। जो लेडी इनके साथ है मॉर्ड, वो काफी एजेड है। ये लोग तो आगे जाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन वो इनसे यहाँ पर ही रुकने का कहती है। वो इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर ही रात गुजारनी होगी।
ये लोग इस बात से मुतमईन है कि अब तक इन्हें किसी भी जानवर का कोई भी साइन यहाँ पर नहीं मिला है, खासतौर पर एलिगेटर। अब ये लोग रात गुजारने के लिए यहाँ पर रुकते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम उस नेस्ट को देखते हैं जिसमें से एलिस ने एक एग चुराया था। एलिगेटर को अपने नेस्ट में वो एग नहीं मिलता है और फिर वो वहां से चला जाता है। सीन वापस इन लोगों के ऊपर आता है जहां पर हम देखते हैं कि वो शख्स जो कि बिजनेसमैन है, वो रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं, वो हल्का होने के लिए इन लोगों से थोड़ा सा दूर जाता है। तभी उसके सेलफोन पे किसी की कॉल आने लग जाती है। जल्दी में वो सेलफोन अपनी पॉकेट से निकालता है और हड़बड़ी में सेलफोन नीचे गिर जाता है। अब वो शख्स अपना सेलफोन उठाने के लिए नीचे झुकता है और हम देखते हैं कि वो एलिगेटर के मुंह में होता है। वो अपने जबड़ों को बंद करता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा। अगले दिन जब ये लोग सुबह उठते हैं तो इन्हें उस शख्स की लाश मिलती है। ये एलिगेटर का खुशकी पर पहला अटैक था। इनके लिए ये बात थोड़ी सी तो स्ट्रेंज है, इसलिए ये पायलट से पूछने लगते हैं कि एलिगेटर्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो इनसे कहता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने इस जगह के बारे में बहुत से रूमर्स सुने हैं जिसमें कहा जाता है कि एलिगेटर्स ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। इतना एग्रेसिव कि वो एक दूसरे के ऊपर भी झपटते हैं, एक दूसरे को भी मार देते हैं। उनके भागने की स्पीड, उनकी लेंथ, उनका साइज, हर चीज बदल गई है अचानक से कुछ ही दिन में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें यहाँ पर एक कैबिन नजर आता है कि सभी लोग उस कैबिन की तरफ जाना चाहते हैं। लेडी मॉड इनसे आगे चल रही होती हैं। कुछ दूर जाने के बाद काइल को ऐसा लगता है कि झाड़ियों में से उन्हें कोई देख रहा है, जैसे कि शिकारी अपने शिकार पर झपटने से पहले उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। जब वो लोग गौर करते हैं तो ये एलिगेटर्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा है। कैली सबको अपनी अपनी जगह रुकने का मशवरा देती है। इन सभी लोगों का ख्याल है कि अगर ये एक जगह पर रुके रहेंगे तो एलिगेटर्स इन पर अटैक नहीं करेंगे। अभी ये लोग एक प्लान ही बना रहे होते हैं कि इन्हें किस तरह से एलिगेटर्स से बचना होगा कि एक एलिगेटर लेडी मॉन्ड को ही उठाकर वहां से ले जाता है, जबकि बाकी के एलिगेटर इन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम एलिगेटर्स के भागने की स्पीड देख सकते हैं और इस वक्त एलिगेटर्स एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे तालमेल से इन पर हमला कर रहे होते हैं। खुशकिस्मती से कैबिन इनके करीबी होता है, इसलिए ये लोग भागकर कैबिन में चले जाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं। एलिगेटर्स पूरी ताकत के साथ कैबिन में आने की कोशिश करते रहते हैं और इन लोगों को दूर से लेडी मॉन्ड के चीखने की आवाजें भी आ रही हैं। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब ये लोग इस कैबिन में फंस चुके हैं जिन्हें चारों तरफ से एलिगेटर्स ने घेरे रखा है। ये इन लोगों का एलिगेटर्स के साथ पहला इंटरेक्शन था और ये लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं कि ये कैबिन से बाहर नहीं आना चाहते और काफी देर गुजर जाती है। इसके बाद अब ये लोग जैसे तैसे करके हिम्मत इकट्ठी करते हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाकर कैबिन से बाहर निकलते हैं। इन्हें अच्छी तरह से अब इस बात का अंदाजा है कि एलिगेटर्स इनका शिकार कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या जानते हैं उनके बारे में, वो किस रफ्तार में दौड़ सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। हर चीज, हर मूव को कैलकुलेट करने के बाद ये लोग इस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें यहाँ पर बहती हुई एक नदी नजर आती है। अब इन लोगों को इस जगह से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है जो कि नदी में तैर सके और इन सभी लोगों का वेट बर्दाश्त कर सके। जंगल से बाहर निकलने का ये ट्रिक काफी अच्छा है इनका। अगर कभी कोई शख्स जंगल में फंस जाए तो उसे हमेशा नदी को फॉलो करना होता है, क्योंकि एक नदी ही ऐसी होती है जो कि उसे जंगल से बाहर लेकर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए
एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि नदी में उतर तो जाएं, लेकिन एलिगेटर्स इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेलिका यहाँ पर भी नदी में जाने से इनकार कर रही है, लेकिन बाकी सभी लोग प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। जबकि इस वक्त जोई, जो कि प्लेन क्रैश होने पर जख्मी हो गई थी, वो इनके साथ एक डेड वेट की तरह है। काफी बोझ बनी हुई है वो इन लोगों पर। उसे उठाकर या आप समझ ले ड्रैग करके उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद ये लोग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और उसे पानी में फेंक कर एक दफा टेस्ट करते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं और वो पानी में तैरता हुआ बहाव के साथ साथ नदी को क्रॉस करने लगता है। जब एलिगेटर्स को पानी में हलचल महसूस होती है और इन लोगों की मौजूदगी का पता चलता है, तो वो इनका शिकार करने के लिए प्लेटफॉर्म के करीब आना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों के काफी कोशिश करने के बावजूद प्लेटफॉर्म स्पीड में नहीं चल पा रहा। अब इनका मरना तय है। लेकिन यहाँ पर पहले तो जोई एलिगेटर्स को प्लेटफॉर्म के करीब आता देखती रहती है। वो सोच रही है कि उन सब का अब बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए वो बाकी लोगों को बचाने के लिए नदी में जंप कर देती है। उसके जंप करते ही एलिगेटर्स प्लेटफॉर्म को फॉलो करना छोड़कर उसे फॉलो करते हैं और वो उसे पानी के नीचे खींच लेते हैं। जोई के बॉयफ्रेंड के लिए ये काफी सैड सीन होता है। वो भी जोई के पीछे पानी में कूदना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। खैर ये लोग नदी के सहारे काफी दूर तक चले जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक बड़ी सी फैक्ट्री नजर आती है। दोस्तों ये फैक्ट्री असल में वही फैक्ट्री है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। असल में यहाँ से जो ट्रक नदी के पानी में मिक्स हुआ था, उसी ट्रक की वजह से एलिगेटर्स की जीन्स चेंज हो गई थी और इस वक्त ये फैक्ट्री एलिगेटर्स से भरी पड़ी है। ये लोग दो टीम्स में बढ़कर इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर उनको कोई रेडियो वगैरह या ऐसी कोई चीज मिले जिससे वो टावर से कांटेक्ट कर सके। इसलिए ये टू टीम्स बनाते हैं जिसमें फ्रैंक, मेलिका और एलिस एक टीम में होते हैं, जबकि दूसरी टीम में सैम, कायल और डॉम, जो कि जोई का बॉयफ्रेंड है, वो होते हैं। अब ये लोग इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। एक जगह पर फ्रैंक और मेलिका अकेले रह जाते हैं और फ्रैंक प्लेन से रिलेटेड किसी राज को छुपाने के लिए यहाँ पर मेलिका को जान से मारने लगता है। इससे पहले कि मेलिका नीचे गिरती और मर जाती, एलिगेटर फ्रैंक को ही अपना शिकार बना लेता है और मेलिका की जान बच जाती है। इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत से एलिगेटर्स इस वक्त रेस्ट कर रहे होते हैं और इसकी दूसरी तरफ एग्जिट डोर होता है और इसी तरफ रेडियो भी लगा होता है। अभी ये लोग कुछ थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं कि इनके बैक पे लगा डोर क्लोज हो जाता है और वो यहाँ पर स्टक हो जाता है। अब तो डेफिनेटली इन लोगों को यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन सोए हुए एलिगेटर्स के ऊपर से खामोशी के साथ गुजर कर जाना होगा। कायल यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखाती है और वो सबसे पहले इस जगह को क्रॉस कर लेती है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से बाकी सारे लोग इस जगह को क्रॉस कर लेते हैं और फिर ये लोग रेडियो टावर को सिग्नल भेज देते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये इस डोर से बाहर जाने लगते हैं तो ये यहाँ पर फंस जाते हैं और इनके सामने वो क्रोकोडाइल आ जाता है जिसके एग को एलिस ने चुराया था। बिल आखिर एलिस अपनी और अपनी साथियों की जान बचाने के लिए एग को इस क्रोकोडाइल को देने के लिए आगे बढ़ती है और इस वक्त सब लोगों को पता चलता है कि एलिस की वजह से ही क्रोकोडाइल्स मुसलसल इन्हें फॉलो कर रहे थे और इसी की वजह से बाकी सभी लोगों की जान गई है। लेकिन वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है। जब वो एग को क्रोकोडाइल को देने के लिए उसके करीब करती है तो वो एग समेत एलिस के हाथ को भी खा जाता है और बाकी सभी लोग एलिस को बचाने के लिए उसे मारने लगते हैं और एलिस को छुड़ाने के बाद वो उसे उठाकर इस छोटे से कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। कायल यहाँ पर लास्ट दफा अपने भाई को याद करती है जो कि उसकी बुज़दिली की वजह से मर गया था और वो यहाँ पर हिम्मत जुटाकर गैसोलीन एलिगेटर के ऊपर फेंक देती है और इसके बाद वो उसे आग लगा देती है जिससे ये
पूरा केबिन चलना शुरू हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अब बच गए, ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। इन लोगों की जान बच जाती है और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।